हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम कवर अप कर चुके थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हम इस स्टेज तक कैसे पहुँचे कि हमको अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना पड़ा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ी। उसमें हमने पढ़ा था जो कंपनी रूल था 73 से शुरू होके 1858 तक, फिर उसके बाद 1858 से 1947 तक देश जब तक आज़ाद हुआ तब तक क्या क्या बैकग्राउंड था हिस्टोरिकली, जिससे हमारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया फिर बाद में। ठीक है, वो सब कवर अप किया था, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आज जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी जिसके लिए, उसकी कैसी कैसी स्टेज थी और किस किस प्रोसेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या कमेटीज़ बनी उसके अंदर और किस किस तरीके से हम प्रोसीड किए। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आ जाती है, लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। वो किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर थे इंडिया में। इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का जो आइडिया था वो 1934 में प्रपोज किया गया था। याद रखना सबसे पहले एम.एन. रॉय। ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आता है, ये स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर एग्जाम्स हो, वहाँ पे रिपीटेडली पूछा जाता है इसी वे में कि किसके द्वारा पहली बार प्रपोज किया गया था। या तो ईयर पूछेगा या फिर पर्सनैलिटी का नाम पूछेगा। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल पेपर पे पहली बार कब प्रपोज, मतलब एक तरीके से बोला कि डिमांड की कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, वो एक साल बाद 1935 में। ठीक है, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि हमारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, 38 में जाके किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 साल बाद, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो या ना तो किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस होगी उसमें, और एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसके उसके बिहाफ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। अब जवाहरलाल नेहरू ने बोल तो दिया था ये कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चूज़ किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे नहीं बनी थी हमारी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाएगी उसमें कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे प्रिंसिपल स्टेट के, और जो प्रोविंस वगैरह होंगी उनके मेंबर होंगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसा एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ था, बट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसा बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगस्त ऑफर पे। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा जो अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने का जो ऑफर था उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया था 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू। ठीक है, तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। अगस्त ऑफर में 1940 में एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने का। फिर आया था क्रिप्स मिशन 42 में। क्रिप्स मिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के बारे में बात की कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, बट मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि मुस्लिम लीग को एक वेटो पावर, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वहाँ पर मुस्लिम लीग का एक से होना चाहिए, वो वेटो पावर नहीं मिली थी। यहाँ पे मिली थी वेटो पावर अगस्त ऑफर के अंदर, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग ने कुछ भी नहीं बोला था। बट जो क्रिप्स मिशन था वहाँ पे उसको वेटो पावर नहीं मिली थी, उसके द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में आया मॉडिफाइड कैबिनेट मिशन 1946 में। वो लगभग जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, क्रिप्स मिशन में उसको एक अगस्त ओवर में वीटो पावर मिली थी, इसलिए एक्सेप्ट था मुस्लिम लीग को। क्रिप्स मिशन में नहीं मिली थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। पर कैबिनेट मिशन के अंदर 1946 के अंदर उसको मोरलेस उनकी जो नीड्स थी, डिमांड्स थी, उनको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट था। ठीक है, मोरलेस। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म की गई थी उसकी क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेंथ कितनी थी। ठीक है, गवर्नर प्रोविंस के लिए कितनी सीट थी, सीट किसके बेसिस पे मतलब दी जा रही थी, पॉपुलेशन के बेसिस पे या कोई अदर क्राइटेरिया था, प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट दी गई थी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। ठीक है, आज़ाद हो गया था जब इंडिया तब स्ट्रेंथ कितनी रह गई थी, इस पर क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया की और 93 प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर चूज किए जाते हैं नॉमिनेशन बेस पे, ये याद रखना। जो मेंबर चूज किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए प्रिंसली स्टेट्स से, वो नॉमिनेटेड थे, जो उनका हेड रहता था प्रिंसली स्टेट का वो नॉमिनेट करता था। ठीक है, और जो गवर्नर के प्रोविंस थे 11 गवर्नर प्रोविंस थे, वहाँ 292 सीट्स थी। यहाँ पे 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था, मुस्लिम सिख, एक तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और बाकी सब जनरल।
और उस जनरल थे, ठीक है। ये लोग मुस्लिम वाले मुस्लिम को वोट करेंगे, सिख वाले सिख को और जनरल वाले जनरल को वोट करेंगे। उसके बेसिस पे इनको सीट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेंशियल वोट के बेस पे इलेक्ट किया जाता था। बट ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यहाँ पे लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जो प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर थे, जो जो खुद एक तरीके से लिमिटेड फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्ट होके आए थे, वही अपना एक तरीके से इलेक्ट कर रहे थे फर्दर अपना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मुस्लिम वाले मुस्लिम के लिए, सिख वाले सिख के लिए और ऑल अदर कैटेगरीज जनरल वाले, ठीक है। और दूसरा जो सीट्स अलोकेट की जाती थी प्रोविंसेस के अंदर और प्रिंसली स्टेट के अंदर, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन थी, ठीक है। किस प्रोविंस को कितनी सीट दी जा रही है, प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट दी जा रही है, वहाँ पे कितने मेंबर चूज किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन था सब कुछ, ठीक है, जैसा कि आज किया जाता है आजकल, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखो। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी वो कुछ इलेक्टेड थी, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड, और कुछ पार्टली नॉमिनेटेड थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट के केस में था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने जैसा प्रपोज किया गया था कि फ्रेंचाइजी एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर फॉर्म की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में जाके हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म करने के लिए, जिसमें मेजोरिटी किसने जीती, आईएनसी ने 208 के साथ, मुस्लिम लीग सेकंड पे थी 73, और प्रिंसली स्टेट ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो देखो, डायरेक्ट इलेक्शन बेशक नहीं हुए थे, बट मोर और लेस हर सेगमेंट से, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वोमेन, हर कैटेगरी से रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस, प्रोविंस से जो मेंबर चूज किए गए थे किस बेसिस पे किए गए थे, जो उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे उनके द्वारा चूज किए गए थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि आप लोगों में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हो गए जुलाई अगस्त में। पहली जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को होगी और 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, ठीक है, जो फंडामेंटल और फिलॉसफी होगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। अब पहली मीटिंग हुई थी, अब पहले ही दिन तो मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट या चेयरमैन जिसको बोल सकते हैं वो तो चूज नहीं कर सकते, उसके लिए तो मतलब इलेक्शन देना पड़ेगा। तो पहले दिन जो एक तरीके से ओल्डेस्ट मेंबर थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको, उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मार्क कर लें इसको। और जब इलेक्ट हो गए थे उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद। अब इस प्रेसिडेंट के अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे, दोनों के नाम याद रखने हैं, HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंडिया इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बना विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर फ्यूचर गवर्नेंस एज पर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को, और जो 1946 में, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 में जाके इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बोला था, जो इंडिया होगा यूनियन ऑफ टेरिटरी रहेगा, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स रहेंगे, मतलब प्रोविंसेस रहेंगे, इंडियन स्टेट्स रहेंगे, और सबको जो पार्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो साथ में रहेंगे इसके, ठीक है, यूनियन ऑफ टेरिटरी। और साथ बोला था कि टेरिटरी जो होंगी वो एक तरीके से ऑटोनोमस होंगी, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब जो उनको फील्ड दिया जाएगा, वर्किंग एरिया दिया जाएगा, वो खुद से डिसाइड कर सकती है, और साथ ही साथ उनको रेसिड्यूरी पावर भी दी जाएगी। बट जब एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब रेसिड्यूरी पावर किसके पास गई, सेंटर के पास, ना कि प्रिंसली स्टेट के पास, ठीक है। और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट द पावर सेंट टू यूनियन, मतलब प्रिंसली स्टेट ऑटोनोमस यूनिट रहेंगी और रेसिड्यूरी पावर दी जाएगी, ऐसा इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, ऑटोनोमस यूनिट रही थी बट रेसिड्यूरी पावर थी वो सेंटर के पास जाती है, ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस है एक्चुअल में क्या हुआ और जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर रखा गया था उस प्रस्ताव में। फर्स्ट डे किसने एक तरीके से चेयर किया था, ये सचिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, और बाद में पूछे एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा फर्स्ट डे के लिए। और बाद में पूछे इलेक्शन के बाद कौन प्रेसिडेंट बने, ये बने राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था वही बाद में, देखो एक चीज़ याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वही 13 दिसंबर को जो किया था 1946 में, वही बाद में एक तरीके से प्रेम्बल भी बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है।
क्योंकि इसमें तो बोला गया था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजुलेटरी पावर किसके पास होंगी, प्रोविंसेस के पास, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो मॉडिफाइड फॉर्म में। उसके बाद जो रेजोल्यूशन मूव किया गया था, देखो 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, 13 दिसंबर को मूव किया था जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी 1947 में उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया था रेजोल्यूशन को, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या क्या था, ठीक है। इसमें था कि एक तरह जो पावर होगी ना, जितना भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा रहा है, पावर एंड अथॉरिटी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, और उसके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, वो लोगों से डिसाइड की जाएगी। ऐसे ही तो हमारे उसमें है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रियम्बल में, तो लोगों से डिसाइड की जाएगी। इसके कुछ पार्ट थे, एक तो जस्टिस को लेके, एक इक्वालिटी को लेके, एक फ्रीडम को लेके, ठीक है। तो जस्टिस किस किस तरीके के दिए जाएंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, 3 तरीके के जस्टिस। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, ये दी जाएगी। उसके बाद थॉट फ्रीडम दी जाएगी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीव, फेथ, वर्शिप, एकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्टेड टू लॉ रहेंगे, एंड पब्लिक मॉरलिटी गारंटेड एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा इस ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में बोला गया था, ठीक है। सेफ गार्ड्स प्रोवाइड की जाएंगे, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, जो माइनॉरिटीज लोग रहेंगे, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज रहेंगे, डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते रहेंगे, ठीक है, इनके लिए सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा, रिपब्लिक और सोवरेन राइट, जो लैंड, सी और एयर पे, मतलब एक तरीके से आउटसाइड इंटरफेरेंस को रोका जाएगा। इंडिया की जो इंटीग्रिटी है रिपब्लिक की, सोवरेन राइट्स है अपने लैंड, सी, एयर पे, उनको अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ, सिविलाइज नेशन जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बोला गया था। फिर 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, उसको था क्या क्या चेंज किया गया, ठीक है। अब देखो, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, तो उसमें मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करता, बट फाइनली ग्रेजुअली जब आज़ाद हो जाते हैं तो ज्वाइन कर लेता है। और इसमें भी एक चीज़ ये है, जो स्ट्रेंथ पहले 389 थी ना, अब वो आज़ादी के बाद 299 हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान में चलेगी कुछ मेंबर, तो ये 90 का ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा था, आज़ादी के बाद कितनी स्ट्रेंथ हो गई थी, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने और प्रिंसिपल स्टेट ने ग्रेजुअली ज्वाइन कर लिया जब आज़ाद हो गए। उसके बाद और क्या क्या चेंज हुए, असेंबली एक तरीके से सोवरन बॉडी बन गई। कोई भी, देखो आज़ाद हो गए, अब ब्रिटिशर्स तो हमारे लॉ वगैरह फॉर्म नहीं करेंगे, तो अब किसके पास तो पावर रहनी चाहिए, तो वो पावर दी गई असेंबली को, कि लॉ वगैरह जो ब्रिटिश वगैरह पार्लियामेंट ने बनाए थे उसको हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नया फ्रेम कर सकते हैं। तो असेंबली 2 तरीके का काम करती थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम करेगी, तो जब चेयर करेंगे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और जब अदर डे पे लॉ वगैरह बनाने हो कंट्री से रिलेटेड, तो चेयर करेंगे जीबी महाबलेंकर। तो ये क्वेश्चन आता है रिपीटेडली, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी उसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद, बट जब वही असेंबली एज एन ऑर्डिनरी लॉ फ्रेम करने के लिए काम करती थी, मिनी पार्लियामेंट मतलब फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, तो उसको चेयर करते थे जीबी महाबलेंकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है रिपीटेडली, दोनों टास्क के लिए अलग अलग डे दिए जाते थे, ठीक है। और ऐसा 1949 तक चला, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हो गया। फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो फिर डिजॉल्व होगी, फिर पार्लियामेंट बन गई थी, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 299 स्ट्रेंथ हो गई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती थी और ऑर्डिनरी लॉ दोनों काम करती थी, ठीक है, आज़ादी के बाद। अब देख लेते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, कुछ कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म किए गए थे, वो कौन कौन से किए गए थे, याद रखना। ये देखो फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स हैं, यही रिपीटेड एग्जाम्स के अंदर आज आती हैं और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एक जो फंक्शन परफॉर्म किया गया था, एक तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को एक तरीके से रेटिफिकेशन दिया गया था। कब दिया गया था, मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कॉमनवेल्थ के मेंबर कौन कौन बनते हैं, जो ब्रिटिश वगैरह राज किए थे जिन पे, ठीक है। नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, 22 जुलाई के द्वारा एक्सेप्ट, 22 जुलाई 1947, आज़ादी से थोड़े दिन पहले। और 3 ये मेन इवेंट 24 जनवरी 1950 को जो हुए थे, नेशनल एंथम हो गया अपना, नेशनल सॉन्ग हो गया, और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए थे, 64 लाख का खर्चा हुआ था, और जो फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 में अपना एक तरीके से फोर्स में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था, देखो इन चीज़ों में 2 डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है इस दिन क्या किया था, इनेक्ट किया गया था
और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ये टर्म कोई सी भी लिखी आए तो 26 नवंबर आंसर लगाना है, और 26 जनवरी के लिए पुट इनटू फोर्स, ठीक है। और कमेंसमेंट, पुट इनटू फोर्स और कमेंसमेंट लिखी जाए तो 26 जनवरी होगा। 26 जनवरी क्यों किया गया था? क्योंकि जो इसी दिन जो 26 जनवरी 1930 एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया बोल दिया गया था, ठीक है। जो अपना लाहौर रेजोल्यूशन था, तो उसमें ये बोला गया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट इंडिया वाला, ठीक है। रावी नंबर के किनारे पे जब फ्लैग फहराया गया था, उससे रिलेटेड इवेंट है ये, ठीक है। कुछ कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उस पर भी क्वेश्चन आता है। मेजर कमेटी, ठीक है, मेजर कमेटी की बात कर रहे हैं। माइनर भी कुछ हैं जो इसके अंदर रहेंगी और कुछ और अलग रहेंगी। तो मेजर कमेटी में तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे BR अम्बेडकर जी। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या क्या कमेटी थी? एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की, और दूसरा एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया, और इसके अंदर कुछ सब कमेटीज भी हैं जिसके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी ये राजेंद्र प्रसाद के पास थी। और जवाहरलाल नेहरू के पास 3 कमेटी थी, यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनियन की पावर की और स्टेट की कमेटी। 3 कमेटी इनके पास थी, ठीक है। सारे याद रखने हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन आ जाता है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन था? ये थे अपने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं स्टेट्स कमेटी के कौन चेयरमैन थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन की पावर के कौन एक तरीके से चेयरमैन थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं पूछूं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड, वो सरदार पटेल, ठीक है। BR अम्बेडकर क्या थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। माइनर कमेटी थी कुछ, देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, रट्टाफिकेशन टाइप ही है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ तरीके बनाने पड़ेंगे याद रखने के, ठीक है। तो माइनर कमेटीज़ में ग्रुपिंग में बताऊंगा मैं थोड़ा, जिससे याद रखने में ईजी रहता है। सुप्रीम कोर्ट हो या सिटीजनशिप हो, वो थे S वर्दाचारी। तीनों SSS हो जाते हैं लगभग C। सिटीजन थोड़ा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, सिटीजनशिप, S वर्दाचारी, ठीक है। और एक्सपर्ट कमेटी फाइनेंशियल प्रोविजंस के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो थे नलिनी रंजन सरकार। फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की थी नलिनी रंजन सरकार। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था उसके लिए स्पेशल कमेटी फॉर्म की गई थी जवाहरलाल नेहरू। लिंग्विस्टिक प्रोविंस पे एस के धर थे, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? एस के धर थे। प्रेस गैलरी कमेटी के उषानाथ सेन। उसके बाद अपने एडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग पे या फाइनेंस पे, वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस KM मुंशी, हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस ये थे पटाभी सीतारामैया, ठीक है। तो ये थोड़ा रट्टाफिकेशन है भाई, थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर ये वाले जो कमेटीज़ के चेयरपर्सन याद रखना है, थोड़ा रट्टाफिकेशन ही है, तो याद रखना ही पड़ेगा। क्रेडेंशियल कमेटी पे कृष्णा स्वामी यही है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे? इस पर क्वेश्चन बार बार आता है। 7 मेंबर थे टोटल, ठीक है। 7 मेंबर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा मेंबर उसका मतलब कमेटी का मेंबर नहीं था, तो सारे नाम याद रखने हैं। देखो ये माधव पहले मित्र थे, उनको रिप्लेस करके N माधव राव आए थे, याद रखना। मित्र को किसने रिप्लेस किया? माधव राव ने। कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, अम्बेडकर चेयरमैन, NG अयंगर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला मतलब मुस्लिम मेंबर, कृष्णमचारी ने खैतन को रिप्लेस किया। 2 लोगों ने रिप्लेस किया था, इस पर क्वेश्चन आता है। खैतन DP खैतन को किसने रिप्लेस किया? कृष्णमचारी ने। और BL मित्तर को N माधव राव ने, ठीक है। तो ये 7 मेंबर थे टोटल। फर्स्ट ड्राफ्ट का प्रपोज किया था फरवरी 1948 में। फिर लोगों को बोला गया कि 8 महीने का टाइम दिया गया है कि अपने जो भी डिस्कस करो और अमेंडमेंट प्रपोज करो। लोगों ने कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशंस दिए। सेकंड ड्राफ्ट आया 1948 में, 8 महीने बाद, अक्टूबर में, ठीक है। 6 महीने से कम का टाइम लगा, लगभग 141 दिन के लिए बैठी थी ड्राफ्ट कमेटी। उसके बाद ये क्वेश्चन जिसमें आप लोग बताया था कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो सारे मेंबर के नाम याद होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। अयंगर भी थे, अय्यर भी थे, मुंशी भी थे, पटाभी सीतारामैया मेंबर नहीं थे उसके। अब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एनेक्ट किया गया? अब पहला प्रपोजल दिया था ड्राफ्ट में फरवरी में, और अक्टूबर तक लोगों के कमेंट, क्रिटिसिज्म, अमेंडमेंट वगैरह के लिए रखा गया उनके सामने। फिर उसके बाद नवंबर में इसको पहली रीडिंग की गई। 15 नवंबर में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, कुछ डिस्कस किए गए। अब 1949 में आ गए, 1 साल बाद लगभग अम्बेडकर के द्वारा मूव किया गया मोशन कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है।
तो 26 नवंबर 1949 में जाकर हुआ कि 284 लोगों ने यस बोला और साइन कर दिया, और प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक तरीके से अडॉप्ट और इनेक्ट हो गया। याद रखना, अडॉप्ट और इनेक्ट, ठीक है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 तक का इवेंट हो गया। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर कि उस टाइम पे जो 26 नवंबर 1949 था तो प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे, आज बढ़ के वो 400 प्लस हो गए और 8 शेड्यूल थे एक्चुअल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अब हो गए 12, ठीक है। ये भी तो एक डिफरेंस है। और प्रियम्बल कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आया था। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था फिर उसके बाद प्रियम्बल आया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले प्रियम्बल आ गया था। जो ये है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मतलब मॉडिफाइड वर्जन, पर आया कब था, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है। इन्फोर्समेंट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? एक तरीके से सिटीजनशिप से रिलेटेड 5, 6, 7, 8, 9 से आर्टिकल, इलेक्शन से रिलेटेड 324, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड, और टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन और शॉर्ट टाइटल कंटेंट, ये सब आए थे फोर्स में, ठीक है। बाकी सब 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ कमेंसमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, फोर्स में रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। केम इन टू फोर्स और कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी को ही क्यों डेट ऑफ कमेंसमेंट चूज़ किया गया था? क्योंकि जो लाहौर सेशन था अपना दिसंबर 1929 में जो किया गया था, पूर्ण स्वराज डे घोषित किया गया था 26 जनवरी को, तो इसलिए 1930 में, तो इसलिए 26 जनवरी को ये डेट ऑफ कमेंसमेंट इसकी ली गई थी, ठीक है। लाहौर सेशन को याद रखना, और पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930। इस कमेंसमेंट के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और जो एक्ट ऑफ 1935 और जितने भी सप्लीमेंट्स थे वो रिपील कर दिए गए, मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड सब रिपील हो गया। अब इंडिया खुद से अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह फ्रेम कर लिया, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और प्रिवी काउंसिल जो जुडिक्शन जिसको अबॉलिश किया गया था वो कंटिन्यू किया, ठीक है। क्रिटिसिज्म होते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो हिंदी कर बोलेगा कि कांग्रेस वाले ही मेन थे। लॉयर और पॉलिटिशियन इसके मेनली मेंबर थे, हिंदूज थे मेनली, ठीक है। सोवरेन बॉडी नहीं थी, आउटसाइड इंटरफेरेंस से बनी थी, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। ये 6 क्रिटिसिज्म है, याद रखना। रिपीटेडली मेंस में भी पूछा जाता है ये, और प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा इसमें से क्रिटिसिज्म है, कौन सा नहीं है। कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखो जो सील थी, सिंबल जिसको बोल देते हैं, जैसे कि हर चीज़ की एक सील होती है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या सील थी? एलिफेंट थी। लीगल एडवाइजर कौन था कॉन्स्टिट्यूशन का? लीगल एडवाइजर था BN राव जी, ठीक है। और सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर थे। ड्राफ्ट्समैन कौन थे? SN मुखर्जी थे। और कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा। और नंदलाल बोस ब्यूटिफिकेशन में हेल्प किए थे, बिहोर रामन राय डेकोरेशन में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिस पर रिपीटेड क्वेश्चन आता है। सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। तो ये आज के लिए इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो अपनी थी, ठीक है, देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट टाइम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल, साथ में बने रहना, पूरा का पूरा पॉलिटी आपका कवर कर दूंगा फ्री, और जेन्युइन सोर्स है, खुद का कुछ भी नहीं है, मतलब कि जेन्युइन कोचिंग से उठाया हुआ कंटेंट है, उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तावित मतलब आपके सामने रख रहा हूँ, उसी को मेरे वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।